Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to पढ़ ले टेंथीज। और आज इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके पहले वाला चैप्टर वो तुम्हारे मेनली सिर्फ मैप वर्क में आ रहा होगा, और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जैसे कर रहे होते हैं उसी टाइप से इस चैप्टर को हम कर रहे होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लेट्स स्टार्ट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पर अगर तुम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हो, तुमने चैनल सब्सक्राइब तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम नए हो तो तुमको चैनल की वाइब पता नहीं होगी। इस चैनल की जो वाइब है वो बिल्कुल ऐसी है कि तुमको बिल्कुल दोस्त बिल्कुल भाई वाली प्रिपरेशन मिले, और ऐसा लगे कि तुम्हारे दोस्त ही तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही मस्ती मजाक चलता रहे, तो मैं तो पूरा मस्ती मजाक कराता रहूंगा तुमको, और उसका बाय प्रोडक्ट है कि हम पढ़ लेंगे साथ में। अगर तुम लग रहा है कॉन्कर बैच के अंदर एनरोल नहीं किया तो मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो। इस बैच के अंदर तुम एनरोल कर सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री। और इसके फीचर्स क्या क्या है देखो, जो तुमको लेक्चर्स ये देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कॉन्कर बैच में, सारे के सारे लेक्चर सेम टाइम में वहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो फिर भैया हम यूट्यूब से वहां क्यों जाए, मतलब यूट्यूब पे देख लेना। तो यूट्यूब से वहां जाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो तुमको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। सबसे पहली चीज कि तुमको लेक्चर की स्लाइड्स मिलेंगी, दूसरा तुमको चैप्टर की टेस्ट मिलेंगी, दैट टू फॉर फ्री। तो चैप्टर की टेस्ट, हर चैप्टर की टेस्ट तुमको वहां पर देखने को मिलेगी चैप्टर खत्म होने के बाद। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के होमवर्क मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा तुमको होमवर्क मिलता रहेगा वहां पर, तो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे। और वहां पर एक एड फ्री एक्सपीरियंस तुम लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी फॉर टोटली फ्री, ठीक है। और वहां पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो डाउटनेट की ऐप के ऊपर, तो वहां पर सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है। यूट्यूब पे बहुत सारी इधर उधर की चीजें भी आ जाती हैं, तो मेक श्योर कि तुम बिल्कुल फ्री में जाके एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो और कॉन्कर बैच में जाके एनरोल कर लो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहली बात कि भाई देखो, अगर मुझे सोशल पढ़ना है तो उसका एक तरीका है। उसका तरीका यह है कि मैं तुम लोगों को स्लाइड्स रीड नहीं कराता हूं, मैं तुमको स्लाइड की भाषा को हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं, ताकि तुम्हारे दिल को समझ में आ जाए। पर अपने दिमाग को समझाने के लिए तुम हर स्लाइड चेंज करने से पहले पॉज करके उसको एक बार रीड कर लेना पूरी तरीके से। वो रीड कर लोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन जो है वो 3 से 4 गुना बेटर हो जाएगी। और उसमें भी तुमको मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे हर स्लाइड को रीड करने में, 10 से 20 सेकंड। पर उस 10 से 20 सेकंड अगर तुम अभी इन्वेस्ट कर देते हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन फॉर श्योर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये स्लाइड्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तुमको एक एक स्लाइड की लाइन रीड कर करके बताऊंगा, वैसा नहीं करता हूं, बिल्कुल ऐसी फील आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कभी मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, तो बहुत गुड्स, मतलब जो गुड्स होते हैं, कोई सी भी टाइप की चीजें होती है, तो थिंग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं बड़ी स्केल पे, ठीक है। रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स तक का जो सफर होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कि भाई एक होता है कॉटन उगा, अब कॉटन जो है वो खेत में उग रहा है, ठीक है। अब वहां पे कॉटन का पौधा होगा, उसके ऊपर हमको कॉटन मिला, तो वो कॉटन से हम डायरेक्टली टी शर्ट नहीं बना सकते। उस कॉटन को टी शर्ट बनाने में हमको कम से कम 5-6 स्टेप्स लगती हैं। तो जितनी भी स्टेप, मतलब वो शुरू का जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल मतलब जो सबसे पहले हमको बिल्कुल कच्ची चीज मिली, उसको पूरी पकाने में, वहां से लेके हमको एक प्रॉपर डिश बनाने में जो कि एक टी शर्ट हो गया, वहां तक बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो उन सारी प्रोसेसेस को, उन सब चीजों को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो कॉटन का पौधा उगाने से लेकर के जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, जैसे कि टी शर्ट, उस पूरी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली सेकेंडरी सेक्टर में आती है, और एक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बहुत हद तक ये मेजर कर रही होती है, ठीक है। तो स्लाइड्स को रीड करते चलना, ओके। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम बैकबोन क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे डायरेक्टली कि व्हाई इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कॉल्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मतलब ये 2-3 बहुत सारी चीजें करता है, बट अगर मैं 2-3 चीजें करूं बोलूं तो सबसे पहली चीज कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि तुम खुद सोचो कि आज से कई साल पहले हमारे पास, आज क्या है हमारे पास में एग्रीकल्चर में, खेत के अंदर तुम देखोगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है। जैसे कि भाई एक ट्रैक्टर ही हो गया, ठीक है, या फिर वो जो प्लो करने वाला था, जो खेत जोतने वाली मशीन होती है। तो पहले क्या होता था कि किसान अपने हाथ पर रखते थे, फिर थोड़ा दिमाग आया कि यार हमें काम करते हैं, इसको किसी एनिमल पे लगा देता है, ठीक है। तो जो बुल्स होते हैं उनमें बहुत कई बार लगा रहता था। अब हमने सोचा कि इसको अगर हम किसी मशीन में अटैच कर देंगे तो वो काम बहुत अच्छे से होगा। तो ये मशीन बनेगी कहां भाई, मैन्युफैक्चर होगी एक मशीन, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होगी, जैसे कि जो HYV सीड्स होती हैं, वो भी एक तरीके से, मतलब सब चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, तो वो सब चीजें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आएगी, ठीक है। वहां से मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो इन टर्न हमको एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगे, मतलब हमारा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा, ठीक है, और ज्यादा डेवलप होगा। दूसरा, हेल्प इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। भाई देखो, कहीं भी अगर मान लो एक फैक्ट्री लगी हुई है तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी तो आएंगे। मान लो कि अगर उस जगह पे वो फैक्ट्री नहीं होती तो हो सकता था कि वो जो कर्मचारी लोग वहां पर काम करने आ रहे, जो भी वहां पर जो भी छोटा सा छोटा काम करने भी आ रहे हैं, हो सकता है कि उनको कोई नौकरी नहीं मिलती उसके अलावा, तो वो एक तरीके से उनका घर चला रहा है। तो इसलिए एक अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भी काफी हद तक कम करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपांड एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स, ठीक है।
बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स को एक्सपांड करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम बाहर की कंट्री से रिलेशन कैसे बनाएंगे, हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो ही हमारे कहीं ना कहीं रिलेशन बन पाएंगे। तो हमारा एक्सपोर्टिंग पावर कौन बढ़ाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। जितना ज्यादा हम हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे उतना ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे उतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, और जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी उतने ज्यादा हम पावरफुल होते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का क्या रिलेशन है। बेसिकली इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है, एक साथ चलती है। इंडस्ट्रीज अगर बढ़ेंगी तो एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा, और एग्रीकल्चर अगर बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर को एनहांस करती है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन पंप्स। तो इरिगेशन पंप्स हमको इंडस्ट्री के पहले नहीं पता थे, इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज ने ये चीज मैन्युफैक्चर किया। बहुत सारी कंपनीज जो पंप्स मैन्युफैक्चर करती हैं, तो वो क्या कर रही है, एट द एंड एग्रीकल्चर को हेल्प कर रही है। ठीक है, सिमिलरली एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है। कैसे भाई, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कहां से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा ना। अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, कॉटन अच्छे से होगा, तभी जाके हम टी शर्ट बना पाएंगे। तो ये तो टी शर्ट का एग्जांपल बताया मैंने, बट एनी विच वेज तुमको ये बात समझ में आ रही है कि दोनों एक, अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा, और इन टर्न अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। तो दोनों साथ साथ चलती हैं, दोनों चीजें बढ़ेंगी तो साथ में बढ़ेंगी, और दोनों घटेंगी तो साथ में घटेंगे। अब देखो इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी नेशनल इकोनॉमी में वो कितना है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो 17% जीडीपी। ये थ्योरेटिकल चीज आ गई। देखो जहां थ्योरेटिकल चीज आती है मैं तुम लोगों को डायरेक्टली बता देता हूं कि भैया ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, इनको तुमको रीड करके याद ही करना पड़ेगा। जितनी समझाने वाली वो सारी मैं तुमको समझा दूंगा। ठीक है, 17% हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी पे 17%। पर फिर भी ये जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज है उससे काफी कम है, जैसे चाइना, जापान, इनसे काफी कम है। तुमको पता ही होगा भाई, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है, अथा होती है। हमारे अभी आधे से ज्यादा चीजें चाइना की होती है, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग बहुत तगड़े लेवल पे होती है। इंडिया में है भली 17% है, पर फिर भी ये काफी कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, एनएमसीसी हैज बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एनएमसीसी एक काउंसिल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। अब ये तुम कमेंट करके बताओ एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ में और क्या है क्या नहीं है, बट एनएमसीसी जो है वो गवर्नमेंट ने सेटअप किया ताकि हम इंडस्ट्रीज की जो कंडीशन है उसको इंप्रूव कर पाए, उसको और आगे लेके जा पाए, ताकि हम बाकी कंट्रीज से कंपीट कर पाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक समझ आ रहा होगा। देखो अभी तक जितने मैंने बताया ना उसमें तुम ऐसा समझो कि मैं तुमको कहानी के फॉर्म में बता रहा हूं एक चीज, और बहुत ही फुद्दू चैप्टर है, सच्ची में बहुत फुद्दू चैप्टर है, क्योंकि ये तो बेसिक बात है, कॉमन सेंस की बात है सारी इसके अंदर। ठीक है, ओके, फैक्टर्स डिसाइडिंग आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। भाई मान लो कि मुझे कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो मैं कहां सेटअप करूंगा, वो लोकेशन अगर मुझे ऐसा तो होगा नहीं कि यार जहां इच्छा होगी चलो एक काम करो यार यही हमारा मकान है तो यही एक इंडस्ट्री बना लो, वैसा तो होगा नहीं। अगर मैं एक अच्छा बिजनेस है तो थोड़ा दिमाग लगाऊंगा कि मैं कहां इंडस्ट्री सेटअप करूं जहां से मेरा फायदा सबसे ज्यादा हो। तो इंडस्ट्री कहां सेटअप होगी, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। कुछ 5-6 फैक्टर्स होंगे जिनको हमको देखना पड़ेगा। तो पहला कि भाई उस जगह पे रॉ मटेरियल्स को लाने की कॉस्ट कम होनी चाहिए। अब मान लो कि मुझे एक शक्कर की फैक्ट्री खोलनी है और वहां से गन्ना जो होता है, जो शुगर केन होता है, वो 1000 किलोमीटर दूर है, तो ये तो बिल्कुल सेंसलेस, बिल्कुल बेवकूफाना बात हो गई कि 1000 किलोमीटर दूर से तो पहले मैं गन्ना लेके आऊं फिर उसको यहां पे मैन्युफैक्चर करूं, तो 1000 किलोमीटर का लाने ले जाने का टाइम, पैसा हो तो सब बर्बाद ही हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसी जगह शुगर की फैक्ट्री सेटअप करूंगा जिसके पास में ही खेत हो गन्ने का, ताकि वहीं से ला और वहीं मैंने उसको मैन्युफैक्चर कर दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साइड, मतलब कि उस साइट पे प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या होगा। अब ये कैसे पता चल सकता है, ये भाई कि वहां पर जो लेबर है वो कितनी कॉस्टली है। हो सकता भाई कई जगह पे हो सकता है कि लोग बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो, कहीं हो सकता है कि बहुत सस्ते मेरा काम हो जाए। ठीक है, डिसीजन ऑफ लोकेटिंग फैक्ट्री एट साइट, तो देखो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मतलब हम जो साइट है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट हमने बताया वो डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है इजीली। ठीक है, मतलब मान लो कि मैंने कहीं बहुत ही सुनसान जगह में एक फैक्ट्री डाल ली है ना, वहां पे मैं वर्कर्स को लेके भी चले गया, चलो मैं तुमको अपने साथ रुकाऊंगा, हॉस्टल दे दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, सस्ते लेबर मिल गए हमको, वहां पर पानी भी बहुत मिल गया, किसी नदी किनारे ढूंढ लिया, पर पता चला मार्केट वहां से 2000 किलोमीटर दूर है। मतलब कि बिस्कुट अगर मैं बना रहा हूं किसी कोने में, ठीक है, और वो मैं वैसे बिस्कुट बोलता हूं, वैसे पता मुझे बिस्किट होता है, बट मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ाया था तो मैंने बिस्कुट करके इसको काफी फेमस करवाया था, बट बिस्कुट ही बात करेंगे। तो मान लो मैं बिस्कुट बना रहा हूं, तो बिस्कुट यहां तक लाने में ही मेरा आधा जीवन निकल जाएगा, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो मार्केट के पास में है कि नहीं। ठीक है, चलो अब हम इंडस्ट्रीज को अलग अलग चीजों पे अलग अलग फैक्टर्स पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, सोर्स क्या है रॉ मटेरियल का, मतलब ये आ कहां से रहा है, तो इसके दो डिवीजन हो गए। एक एग्रो बेस्ड यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, और दूसरा हो गया मिनरल बेस्ड की जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल से आ रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्रो बेस्ड में क्या गया, कॉटन, टी, सिल्क, तो ये जो कॉटन की इंडस्ट्री है या टी की इंडस्ट्री है, चाय बनाने वाले, फिर सिल्क बनाने वाली इंडस्ट्री है, इन सबको हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है। ठीक है, तो जिस भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल किसी अलग अलग जगह से आता है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। दूसरा हो गया मिनरल बेस्ड, तो मिनरल बेस्ड के अंदर क्या है,
मिनरल बेस के अंदर है एग्जांपल सीमेंट, आयरन, पेट्रोकेमिकल्स, मतलब कि यहां पर जितने भी जो भी रॉ मटेरियल है वो, मतलब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जिनका रॉ मटेरियल माइनिंग से आता है। जैसे कि सीमेंट हो गया, तो सीमेंट कोई पौधे पे तो सीमेंट कोई पौधे पे तो उगेगा नहीं, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि पेट्रोल किसी पौधे में उग रहा है, या फिर मतलब मान लो एक पेड़ के नीचे आ गए और हमें से हाथ लेके खड़े हो गए तो पेड़ में से पेट्रोल टपक रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, वो हमको माइनिंग से मिलता है, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी, ठीक है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, कि इस इंडस्ट्री का मेन रोल क्या है। तो इसका मेन रोल बेसिक या की इंडस्ट्री, बेसिक और की इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स बनाती है। बेसिक मतलब कि जिन प्रोडक्ट से आगे हम हजारों तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बहुत ही जरूरी चीजें हो गई, बहुत बेसिक चीजें हो गई, जैसे कि आयरन, स्टील, कॉपर। अब आयरन का यूज एज अ कंज्यूमर मेरे लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, पर आयरन का यूज अगर मैं ऐसे देखूं तो ये मेरे पास में कॉपर की बोतल है ना, तो ये कॉपर की बोतल ये मेरे काम की है, पर अगर मैं कॉपर की बात करूं बल्क में तो वो मेरे काम का नहीं है, ठीक है। तो पर ऐसी इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि वो आगे और चीजें बना सकते हो। तो एक बड़ी कॉपर की इंडस्ट्री होगी जिसने अपने कॉपर को बहुत सारी यूनिट्स में किसी दूसरी कंपनी को बेचा होगा, फिर उस कंपनी ने बॉटल को मैन्युफैक्चर किया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक, और तो जो जिस कंपनी ने बॉटल मैन्युफैक्चर किया ना वो कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर के यूज के लिए चीजें बना रही है। और जो बेसिक और की इंडस्ट्री होती है जनरली वो ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो कि बाकी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स बना रही होती है। जैसे कि कॉपर बनाने वाली इंडस्ट्री ने अपना माल कंज्यूमर इंडस्ट्री को बेचा जिसने कॉपर की बॉटल्स बनाई, तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्री में आ गया, ठीक है। तो आई बात समझ में, ठीक है। कॉपर इंडस्ट्री मतलब जो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनाती है, और कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब कि जिससे हम दूसरी चीज बना सकते हैं, जैसे फैन हो गया, शुगर हो गया, टूथपेस्ट, तो ये सब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में आ गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट, मतलब कि मैंने इन्वेस्ट कितना किया है, तो एक हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें मैंने 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट में अपनी कंपनी चालू कर दी, और एक हो गई लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसमें मैंने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लगा। अब मान लो कोई आईटी कंपनी है, कोई स्टार्टअप है, तो वो 1 करोड़ से कम में इजीली स्टार्ट हो सकता है। पर मान लो कि कोई स्टील का प्लांट है, तो 1 करोड़ से ज्यादा आराम से लग जाएगा, क्योंकि मुझे अगर लैंड खरीदना है तो वही मुझे 10-15 करोड़ का लगेगा, उसके ऊपर मशीनरी बिठाऊंगा वो और करोड़ों की लगेगी, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी, ठीक है। फिर है अगला बेस्ड ऑन ओनरशिप, ठीक है, कि इस इंडस्ट्री का ओनर कौन है। तो एक हो गया पब्लिक सेक्टर, यानी कि इसका ओनर मतलब ये गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक ही हो गया, तो गवर्नमेंट ओन्ड है, जैसे कि भेल, सेल, ठीक है, भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। दूसरा हो गया प्राइवेट सेक्टर, जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन्ड है, जैसे कि टिस्को, बजाज, ठीक है, रिलायंस, सब सारी कंपनी जितनी तुमको पता है, जो मेन कंपनी हो गई, एप्पल हो गई, तो ये सब क्या हो गई, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो गई, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, ये प्राइवेट कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ओन्ड है। तीसरा हो गया जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर जो कि गवर्नमेंट और पब्लिक, मतलब सॉरी प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को मिला के बनती है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है और कुछ प्राइवेट ग्रुप्स का भी रोल होता है, जैसे एग्जांपल ऑयल, ठीक है, या फिर ये इसका फुल फॉर्म तो मुझे बताओ, ठीक है। इसके अलावा अगर तुमने देखा होगा तो मुंबई के अंदर जो मेट्रो है वहां पर लिखा रहता है रिलायंस की मेट्रो है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि रिलायंस ने खुद ने मेट्रो बना ली होगी, तो डेफिनेटली रिलायंस और गवर्नमेंट दोनों ने एक कोलैबोरेशन किया, एक जॉइंट सेक्टर की तरह काम किया और तब जाके वो मेट्रो बनाई। तो ऐसी चीजों में हम बताते हैं कि भैया जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। फिर होती है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब ये होता है कि इसका कोई एक इंडिविजुअल ओनर या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओनर नहीं है। कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि कोऑपरेट करके साथ में काम करते हैं, मतलब इसका कोई ओनर नहीं है सच कि भाई मैं इस कंपनी का मालिक हूं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं इसका मालिक हूं। इसके मालिक सब लोग होते हैं, ठीक है, सब लोग मतलब जो भी उस कंपनी का पार्ट होता है। जैसे अमूल है, तो अमूल का कोई एक मालिक नहीं है जिसने अमूल बनाया, अमूल एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाया जो कि आगे और कोऑपरेट करते जाते हैं और आगे और लोगों को जोड़ते जाते हैं, ठीक है। चलो फिर बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, तो फिर अगला बेसिस किस पे होगा कि वेट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड, मतलब कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है या जो फिनिश्ड गुड में बना रहा हूं, जो प्रोडक्ट में बना रहा हूं, उसका वेट कितना है, क्या वो बहुत ही भारी भरकम प्रोडक्ट्स है या फिर क्या वो हल्के फुल्के प्रोडक्ट्स है। तो हैवी इंडस्ट्री हो गई जैसे कि आयरन, स्टील, ठीक है, तो आयरन स्टील सारी हैवी इंडस्ट्री होगी क्योंकि बहुत ही हैवी मटेरियल होता है। फिर लाइट इंडस्ट्री में क्या आता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, जैसे अब फोन है, मोबाइल फोन बन रहा है, तो मोबाइल फोन में बहुत एक लाइट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एक बहुत ही लोहे सरिये बन रहे तो वो हैवी इंडस्ट्री हो सकती है। बाकी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हो गए, पंखे हो गए, ट्यूबलाइट हो गई या और भी चीजें, खाने पीने का मटेरियल होगा, तो ये सब क्या होगी, लाइट इंडस्ट्री होगी, ठीक है। तो अलग अलग बेसिस पर हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। अब यहां पर से सब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, तुमको रीड ही करना पड़ेगा। सबसे पहला आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली जो कपड़ों से रिलेटेड काम करती है, ठीक है, तो ये 14% इंप्लॉयमेंट जनरेट करती है। अब ये जितने भी नंबर्स हैं ये तुमको याद रखने पड़ेंगे कि कितना परसेंट क्या जनरेट करा है, ठीक है। इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन फॉरेन एक्सचेंज, तो हम बहुत सारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, फॉरेन अर्निंग भी हमारी इससे काफी ज्यादा होती है। ये 4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टुवर्ड जीडीपी। और एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री। सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री मतलब कि ये इंडस्ट्री खुद में फाइनल प्रोडक्ट बना लेती है। मतलब कि मान लो, देखो जनरल केस में, जैसे एक अलग केस बताता हूं, तो क्या होगा कि एक स्टील की इंडस्ट्री होगी
जो कि कुछ प्रोडक्ट्स बना रही होगी, फिर वो बड़ी बड़ी चीजें बना रही होगी, फिर एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री वो स्टील की इंडस्ट्री से कुछ मान लेगी और उसको किसी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके देगी। तो ये थोड़ी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री होगी। टेक्सटाइल के अंदर क्या होता है कि वही इंडस्ट्री शुरू से लेकर एंड तक काम कर सकती है, जैसे कि कॉटन उगाने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक एक ही इंडस्ट्री भी काम कर सकती है, ये आपस में ही काम करता है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसा तो होगा नहीं कि कपड़े के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को दे दिया, है ना, है तो कपड़ा वही। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री, मतलब कि कपड़ा उगाना, मतलब जैसे कि कॉटन उगा, वहां से लेकर उसकी थोड़ी प्रोसेसिंग हुई, तो फिर उस कंपनी ने, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपना माल किसी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेच दिया, फिर उस दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग की और उसकी डाइंग की, उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाया, फिर उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने आगे और एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फॉरवर्ड किया, जिसने थोड़ी प्रोडक्ट को और फिनिश किया, पैक वगैरह किया, वो सब किया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू से लेकर एंड तक एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री, मतलब एक खुद पे डिपेंडेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। तो अब हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं। तो देखो, ये सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो 2-3 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि अगेन थ्योरेटिकल पोर्शन ही है। पहली इंडस्ट्री, फर्स्ट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1854। तो मुंबई के अंदर पहली इंडस्ट्री 1854 में सेटअप हुई थी, आजादी से बहुत पहले। अभी के डेट में 1946 कॉटन मिल्स है इंडिया के अंदर, 1946 कॉटन इंडस्ट्रीज है। अर्ली मिल्स वर कॉन्सेंट्रेटेड महाराष्ट्र गुजरात। तो भाई क्यों महाराष्ट्र गुजरात में थे? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था बहुत पहले कि भैया हमारे पास में ब्लैक कॉटन सॉइल की जरूरत होती है कॉटन उगाने के लिए। तो ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे भरमार में हमको महाराष्ट्र, गुजरात और ऐसी जगहों पर ही मिलता है, ठीक है। दिस इंडस्ट्री ऑल्सो जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर फार्मर्स, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई, कॉटन की इंडस्ट्री अगर बढ़ती जा रही है तो कॉटन की डिमांड भी बढ़ेगी, है ना, मतलब हमको ज्यादा कॉटन की जरूरत लग रही है कॉटन मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो कॉटन उगेगा कहां पे? फार्मर्स ही उगाएंगे उसको, ठीक है, ओके। इट ऑल्सो सपोर्ट्स अदर इंडस्ट्री लाइक केमिकल्स एंड डाई इंडस्ट्री। तो ऑब्वियसली बात है भाई, कॉटन इंडस्ट्री जो है वो केमिकल इंडस्ट्री भी सपोर्ट करती है, क्योंकि डाइज वगैरह जो होता है वो हमको केमिकल्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्री प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि अभी ये कॉटन का टी शर्ट है, तो ये प्योर कॉटन नहीं है, इसमें डेफिनेटली डाई किया, रेड कलर की डाई की हुई है, तभी ये रेड कलर की दिख रही है, ठीक है। द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स, ठीक है। तो जो हैंडस्पन खादी, हाथ से घुमाने वाली खादी होती है, वो भी काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है। फिर आप देखते हैं ट्रेड ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन की ट्रेड पे ध्यान देते हैं कि भाई कॉटन की ट्रेड कैसे चल रही है। तो इंडिया जो है वो अपना यान जापान को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि धागे के जो गट्टे होते हैं वो जापान को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे कॉटन गुड्स जो हैं वो यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, इन जगह पे भी एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ हैंडलूम्स, इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी हैंडलूम्स की, और वी हैव द लार्जेस्ट शेयर इन द वर्ल्ड, इन द ट्रेड ऑफ कॉटन यान, मतलब कि कॉटन यान जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया से ट्रेड होता है, ठीक है। पर इसके कुछ चैलेंजेस भी, मतलब कि भाई जहां पर कुछ इंडस्ट्री होती है वहां पर कुछ ना कुछ मुश्किलें भी होती है, तो वो मुश्किल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली मुश्किल है कि हमारी जो स्पिनिंग मिल्स है ना, ग्लोबल लेवल की है ही नहीं, मतलब इतनी कुछ बहुत खास तगड़ी क्वालिटी की नहीं है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, अगर वो बहुत अच्छी होती तो हम बहुत फटाफट कर सकते थे, ठीक है। वी एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ आवर गुड क्वालिटी यान, दस इंडियन वीवर्स गेट द लो क्वालिटी यान। तो हमारे जो सबसे अच्छी क्वालिटी का यान होता है ना, वो तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जो इंडियन वीवर्स होते हैं, जो इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उनके पास में कम क्वालिटी का यान बचता है, लो क्वालिटी का यान बचता है, तो फिर वो लो क्वालिटी के ही कपड़े बना पाता है। अब हमको अल्टीमेटली अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े लेने होंगे तो हम एक्सपोर्ट उसको, मतलब बाहर की कंपनीज का पहनेंगे। अब बाहर की कंपनी, जो बाहर का कॉटन है, जो बाहर से हमको मिलता है, उनके पास में बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन आ रहा है, भले ही वो इंडिया से आ रहा है, पर हमको एट द एंड इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच केटर टू लोकल मार्केट्स। तो ये एक चैलेंज क्यों है, ठीक है, फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच केटर टू लोकल। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर प्रोडक्शन जो है वो छोटी यूनिट्स में होता है, जो कि लोकल मार्केट को ही बेच रहा है अपना माल, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी स्केल पर नहीं होता है। तो इससे क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत ये है कि कोई, मतलब देखो, छोटी स्केल पे करे तो भैया छोटी स्केल पे करने दो ना, आपको क्या दिक्कत है? छोटी स्केल पे करने में दिक्कत है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर मैं इस टाइप की 100 टी शर्ट बनाऊंगा तो मुझे 100 रुपए की पड़ेगी, पर इस टाइप की मैं 1000 टी शर्ट बनाऊंगा तो मुझे एक टी शर्ट 70-80 रुपए की ही पड़ेगी। तो ये जो 20 रुपए या 30 रुपए का डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस मेरे प्रॉफिट में कैलकुलेट होता है और अल्टीमेट कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट होता है, ठीक है। मतलब मैं जितने बेचूंगा तो ऑब्वियसली बात है मैं मेरा सारा प्रॉफिट निकाल के बेचूंगा। तो अगर मान लो कि 80 रुपए, मान लो 100 रुपए की कोई टी शर्ट बन रही है फाइनली, तो मैं उसको 120 में बेचूंगा तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। पर अगर कोई टी शर्ट 80 रुपए की बन रही है और मैं उसको 120 में बेच रहा हूं, तो मेरा तो 40 रुपए का प्रॉफिट होना, डबल प्रॉफिट हो गया। तो डबल प्रॉफिट तब हो पाता है जब हम बहुत बल्क में काम करते हैं, हजार लाखों टी शर्ट्स एक साथ बना रहे होते हैं। पर ये एक चैलेंज इंडिया के अंदर कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो छोटी यूनिट्स में होता है, तो इसके कारण बड़ा प्रॉफिट नहीं बन पाता, ठीक है। अब हमको फैब्रिक्स इंपोर्ट करने की जरूरत क्या पड़ती है? जब सब कुछ हमारे यहाँ पे सही है तो फिर फैब्रिक्स हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी कंट्री में लेबर्स का आउटपुट अच्छा नहीं है। मतलब जहां एक व्यक्ति से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 लोगों का काम करे, वहां पर 5 लोग मिलकर एक का भी काम नहीं कर पा रहे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, इरेगुलर पावर सप्लाई, कभी लाइट चलेती, पता चला हम कॉटन अच्छा वाला बना रहे हैं और बीच में लाइट चलेगी तो आधा कॉटन बना रहेगा, ठीक है। आउटडेटेड मशीनरी, बहुत पुराने जमाने की मशीन हमारे पास में, और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज, हाई कॉम्पिटिशन विद सिंथेटिक फाइबर के साथ में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है। मतलब आजकल क्या हो रहा है, पॉलिस्टर आ गया,
या फिर इस टाइप के जो सिंथेटिक फाइबर हो गया, नायलॉन आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और ये ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं कई टर्म्स में, ठीक है। अब जूट की बात करते हैं। जूट की जो पहली मिल 1859 इन रिश्रा, 1859 रिश्रा में हुई थी, ये जो कि हुगली रिवर के आसपास है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हमारा होता है और एक्सपोर्ट हम सेकंड लार्जेस्ट करते हैं, ठीक है। मिल्स कहां पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। तो ये जो थियोरेटिकल चीजें हैं तो हमको याद ही करनी पड़ेंगी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन इन हुगली बेसिन, तो हुगली बेसिन में क्यों भैया उगा दिया हमने, मतलब सॉरी हुगली बेसिन में हम क्यों जूट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस लोकेशन को चूज करने की क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अभी हमने देखा था ना कि मतलब किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन कैसे चूज करते हैं कि वहां पर कॉस्ट कितनी है, वहां पर रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जूट के लिए हुगली रिवर को क्यों चुना गया, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी मतलब कि वहां पर ज्यादा मात्रा में हमारे पास में जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है। उस क्या क्या रीजन है हमारे पास में, एक तो इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पास में भाई हुगली वाटर बेसिन है तो पास के पास में पानी है, तो पानी का ज्यादा ट्रांसपोर्ट में खर्चा नहीं लगता है। गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, तो रेलवेज का बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो हम उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को ज्यादा जगह तक इजीली भेज सकते हैं। चीप लेबर, वेस्ट बंगाल और बिहार से हमारे पास में बहुत चीप लेबर आता है। और एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, तो पानी की कोई कमी है ही नहीं, तो इसलिए उस जगह को चुना गया, ठीक है। अब इसकी क्या क्या चैलेंजेस है? इसका चैलेंज ये है कि हमारे पास में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है इंटरनेशनल मार्केट से बिकॉज ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। भाई पहले क्या होता था कि जूट के बोरे होते थे जिसके अंदर हमको गेहूं लाने होते थे या कुछ और करना होता था। आज तुम देखोगे तो भाई नायलॉन ने उसको काफी हद तक रिप्लेस कर लिया, तो बहुत सारे लोग नायलॉन के वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। नायलॉन के बोरे हो गए या कुछ और प्रोडक्ट्स हो गए, रस्सियां हो गई, तो पहले रस्सियां हमारे पास जूट की होती थी, आजकल हम नायलॉन की यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ती है, इजी टू यूज है और ज्यादा कई बार ड्यूरेबल भी रहती है, तो ये एक दिक्कत है। दूसरा कि हमें कंपटीशन दूसरी जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री से मिल रहा है, जैसे ब्राजील हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये भी हमें कंपटीशन दे रही है, तो इसलिए हम जो है इसमें हम डेफिनेटली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, पर कंपटीशन भी हमारे पास में तगड़ा है, ठीक है। अब नेशनल जूट पॉलिसी, ये क्या भैया 2005 में गवर्नमेंट को लगा कि यार जूट के साथ में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है, तो हम एक पॉलिसी बना देते हैं। उस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं कि जूट का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, इसकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और गुड प्राइसेस टू जूट फार्म, तो जूट प्रोड्यूसर जो फार्मर जूट बनाएंगे उनको हम बहुत अच्छे प्राइसेस देंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जो कि 2005 की थी, डायरेक्टली आ सकता है, इसको याद करके रखना, ठीक है। अब आते हैं भैया शुगर इंडस्ट्री के ऊपर। शुगर इंडस्ट्री भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी, अभी तक हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख ली, अब हम शुगर इंडस्ट्री देखते हैं। तो शुगर, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड खानसरी, गुड़ जो हम खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद। मिल्स आर इन महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, एमपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गन्ने इजीली अवेलेबल है, ठीक है, जो वो होते हैं हमारे पास में शुगर कैन बहुत इजीली अवेलेबल है। इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर, मतलब जब जब गन्ने उगेंगे तब तक इंडस्ट्री ज्यादातर काम करती है, बट जनरली यार शक्कर की जरूरत तो हमको साल भर लगती है, पर वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मेनली सीजनल तरीके से होती है, ठीक है। इसके क्या क्या चैलेंजेस है भाई? सीजनल नेचर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई कुछ मौसम में गन्ने उगते ही नहीं है, तो उस टाइम पे हमारे पास में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल नहीं होती, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा कि यार इसका मेथड हमारे पास में आज भी वही पुराना मेथड चलता आ रहा है, ठीक है, शक्कर बनाने का। तीसरा, डीले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज, मतलब जो केन है जो बहुत बल्क में आता है उसको लोड करके फैक्ट्रीज तक पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये भी एक प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग, तो मेजर चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी जो कि मिनरल्स हमको मिलता है, माइनिंग से मिलता है, तो ये क्या होगी? बेसिक हैवी इंडस्ट्री होगी जो हमने देख लिया था अभी। स्टील जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर वैरायटी ऑफ गुड्स के लिए, हर चीज के लिए स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उप्स सॉरी। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलप, मतलब जितना ज्यादा स्टील प्रोड्यूस होगा और जितना ज्यादा स्टील कंज्यूम होगा, ये एक तरीके से डायरेक्टली दर्शाता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की डेवलपमेंट कितनी है। तो ज्यादा स्टील का कंजप्शन है और ज्यादा स्टील की प्रोडक्शन है, तो ऐसा मान लेते हैं कि हम की कंट्री उसकी जो कंट्री की डेवलपमेंट है काफी अच्छी है। सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू सेल, तो सेल क्या है? इट इज द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो कि स्टील बनाती हैं वो अपनी स्टील को सेल के थ्रू मार्केट करती है, मतलब सेल के थ्रू वो आगे और पहुंचाती है उसको। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर इन छोटा नागपुर रीजन, तो ये तो रीजन तुमको बता दिया, ठीक है। इंडियाज पोजीशन ऑन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंडिया रैंक्स फोर्थ अमंग वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। क्रूड स्टील वो होता है जो सबसे कच्चा स्टील होता है, मतलब जो स्क्रैप स्टील होता है जो हम रिसाइकल करके बनाते हैं उसको क्रूड स्टील बोलते हैं। मतलब इसका अगर तुम डेफिनेशन देखोगे तो वो ऐसा होता है कि जो लिक्विड स्टील को जब हम सॉलिड स्टील में कन्वर्ट करते हैं, तो जो वो सॉलिड स्टील बनता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करने में जो पहला वो जो सॉलिड स्टील बनता है जो कि इतना रिफाइंड नहीं होता पर वो बिल्कुल रॉ स्टील होता है, उसको हम क्रूड स्टील बोलते हैं। इट इज द फोर्थ, इंडिया इज फोर्थ, मतलब इंडिया फोर्थ पोजीशन पे आता है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन क्या है? एक ओर का फॉर्म है। ओर मतलब क्या होता है? और मतलब तुमने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में पढ़ा होगा कि ओर का मतलब होता है कि हम जो बिल्कुल माइनिंग करके जो ओर मिलता है हमको, जिसको हम फाइनली फिर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, आयरन बनाते हैं, उसको हम ओर बोलते हैं। तो स्पॉन्ज इज अ टाइप ऑफ ओर, ठीक है। आयरन इंडस्ट्रीज आर नॉट परफॉर्मिंग टू फुल एक्सटेंट। अब इसके क्या क्या चैलेंजेस है, इसको क्या दिक्कत होगी, ये ढंग से काम क्यों नहीं कर रही, उसके भी कुछ रीजन है। क्योंकि भैया कॉस्ट जो है
और जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है कोकिंग कोल की। कोकिंग कोल मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, तो जो लेबर है वही मैंने बताया कि जहां हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति 5 का काम कर ले, वहां 5 मिलकर एक का भी काम नहीं कर पा रहा है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, मतलब अच्छा वाला स्टील बन रहा है और बीच में लाइट चली जाती है, ठीक है, एक दिक्कत है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, को इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी बिल्डिंग्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज की जो पूरा सेटिंग अप है वो इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है नहीं, इसलिए ज़्यादा एक्सटेंड तक हम अच्छी तरीके से उसमें काम नहीं कर पा रहे। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओर से एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम ओर जो होता है जो हमको बिल्कुल रॉ फॉर्म में मिलता है हमको अर्थ से, उसको फाइनल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने तक की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग ओर से लेके फाइनल एल्यूमिनियम तक उसको जो प्रोसेस होती है पूरी मैन्युफैक्चरिंग की, उसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया के अंदर दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल, मतलब मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्री। इट इज रेजिस्टेंट टू करोजन, ठीक है, इसके बहुत सारे एलिमेंट है। तो बेसिकली एल्यूमिनियम की सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है। इट इज मेलेबल, मेलेबल मतलब पता है ना कि हम उसको पतली शीट्स में बना सकते हैं। गुड हीट कंडक्टर, ठीक है, हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो लाइट वेट भी होता है। इट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील, क्योंकि पहली बात तो लाइट वेट है और दूसरा कि गुड हीट कंडक्टर है और मेलेबल भी है, तो स्टील से कई मामले में ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म करता है, ठीक है। भले ही उतना ज्यादा टफ ना हो, बट ये काफी हद तक हमारा यूज जो है वो बहुत अच्छा हमको यूज में आता है। इसके प्लांट्स कहाँ कहाँ है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी। जो तुमको प्लांट्स कहाँ कहाँ पे ये तुमको याद करना पड़ेगा, उसको याद करने का फंडा बता देता हूँ कि तुम एक नोटबुक के अंदर सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज दे रखी है उनका नाम लिखो और उनके जो की पॉइंट्स है ना ये लिखते जाओ, और इसमें मेनली ये प्लांट्स वाली जगह याद रखो क्योंकि ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। या तुमसे अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जाए तो अगर तुमसे पूछ लगा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में, तो ये एक जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्टली तुम्हारे 1 से 2 नंबर बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा अगर नहीं लिखा तो। अब देखते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। तो केमिकल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के अंदर 3% जीडीपी की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करती है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड 12th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब कि वही बहुत ज्यादा हम बड़े नहीं है केमिकल के मामले में, पर हाँ इन टर्म्स ऑफ साइज एशिया के अंदर हम थर्ड है और पूरी दुनिया में 12th है। कंप्रेस ऑफ बोथ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि लार्ज स्केल में मतलब बहुत बड़ी स्केल पे केमिकल्स बन सकते हैं, फिर वही केमिकल्स जो है वो आगे छोटी इंडस्ट्री को दे सकते हैं जो कि स्मॉल स्केल पे केमिकल्स बना रहे होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, मतलब कि केमिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंज्यूमर वो खुद है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के सबसे बड़े कंज्यूमर हम लोग हो गए, वैसे केमिकल इंडस्ट्री जो है जनरली केमिकल इंडस्ट्री ही खरीदते हैं, मतलब एक केमिकल इंडस्ट्री ने कुछ एक केमिकल बनाया तो दूसरी केमिकल इंडस्ट्री ने उससे वो केमिकल खरीद के एक नया केमिकल, मतलब एक नई तरीके से केमिकल बनाया, फिर उसको और बनाया, फिर मतलब ऐसे करके केमिकल इंडस्ट्री से केमिकल इंडस्ट्री में ही बेचा जा सकता है सामान, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री तो मेनली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है ताकि हमारी जो क्योंकि ताकि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे रिप्लेनिश हो पाए। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। इसके इंडस्ट्रीज गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब। ये चीजें तो तुमको याद करनी पड़ेगी क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि ये कैसे समझा सकता हूं मैं, मतलब मैं ये कैसे समझाऊं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री गुजरात में, ये तो याद रखने वाली चीज है भाई। मेरा नाम प्रणय है तो ये समझ नहीं सकता ना, ये तो याद ही कर सकते हैं सर, ठीक है। चलो सीमेंट इंडस्ट्रीज, इट इज एसेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इट रिक्वायर्स हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल्स, तो इसके लिए रॉ मटेरियल्स बहुत हैवी चाहिए होते हैं। इसके जो प्लांट है मेनली गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। जो पहला प्लांट था इट वाज सेटअप इन चेन्नई इन 1904, यानी कि 1904 में पहला प्लांट सेटअप हुआ था सीमेंट इंडस्ट्री का, ठीक है। इंडस्ट्री इज डूइंग वेल, ये अच्छा काम कर रही है प्रोडक्शन में भी और एक्सपोर्ट में भी। सीमेंट इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बढ़िया काम कर रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड्स व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन, तो भैया तो पता ही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब वही कार बाइक बनाने वाली इंडस्ट्रीज हो गई। इसकी जो मेन ग्रोथ है ना लिबरलाइजेशन के बाद होता है, मतलब 1990s के बाद। तो तुम देखते हो कि हमारे मम्मी पापा सुनते हो कि यार हमारे जमाने में तो गाड़ी घोड़े थे नहीं इतने, आज तो भाई घर घर में गाड़ी है। चलो कार ना हो तो भी टू व्हीलर तो मैक्सिमम घरों में होती है, ठीक है, एक स्कूटी या एक बाइक वो तो हर घर में होती है, तो ये बहुत ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गई। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत ग्रोथ हुई है जिसके कारण हर ऑटोमोबाइल जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी कम हो गई और बहुत इजीली एक्सेसिबल भी हो गया सबके लिए। आज अगर तुमको टू व्हीलर चाहिए तुमको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, तुम जाओ जैसे बिस्किट लेके आते हैं वैसे वहां पे जाओ, पेमेंट करो और घर लेके आ जाओ। मतलब थोड़ा टाइम लगता है पेपर वर्क में, बट समझ रहा हूं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लोकेटेड इन दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, यहां पर सब जगह लोकेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं भैया आईटी इंडस्ट्री। आईटी इज जनरेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आईटी भाई हमारी फेवरेट इंडस्ट्री है, इसके अंदर सबसे ज्यादा टेक यूज होता है। 30% एम्प्लॉइज इसके अंदर विमेन है। बैंगलोर जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है, जैसे सिलिकॉन वैली होता है पूरी दुनिया का, वैसे इंडिया का बैंगलोर है, ठीक है। बाकी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ पर भी मेनली आईटी इंडस्ट्री मतलब वही यार जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है, तो तुमको पता ही है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी, ठीक है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। भाई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री में क्या क्या पॉल्यूशन की दिक्कतें आ रही है और एनवायरमेंट कैसे इससे खतरे में आता जा रहा है। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, हमको ऑलरेडी पता है, हमने बहुत पढ़ी है, मतलब बचपन से लेकर आज तक बस ये देखता है, ठीक है। तो देखो इंडस्ट्रीज जो है वो भली डेफिनेटली इंडस्ट्री से बहुत एडवांटेजेस है पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि हमको लैंड, वाटर, एयर, नॉइज पॉल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से पॉल्यूशन मेनली हमको दिखते हैं। एयर पॉल्यूशन मतलब कि हवा जो है वो गंदी हो जाती है। वाटर पॉल्यूशन पानी गंदा हो जाता है। थर्मल पॉल्यूशन मतलब कि जब हम थर्मल जो मतलब जैसे कि जब भी एक
टेम्परेचर, मान लो कि हर जगह का एक टेम्परेचर होता है, एक एवरेज टेम्परेचर कि हाँ इस जगह का टेम्परेचर इतना रहता है जनरली। जब उस टेम्परेचर से बढ़ जाता है उसका एवरेज टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, तो उसको हम थर्मल पॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज के कारण होता है जो कि फैक्ट्री से होती है। नॉइज मतलब बहुत ज्यादा धम 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 आवाज आ रही है तो बिल्कुल सिर दुखने लग जाता है। चलो एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जब तुमने देखा होगा कि वो जो चिमनी से निकल रही होती है ना, जैसे ऐसी चिमनीज होती हैं, तो यहाँ से जब वो एयर निकल मतलब जो स्मोक निकल रही होती है, जैसे स्मोक इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री, तो वो जो धुआं होता है या फिर वो जो गंदी गैसेज होती है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सब क्या होती है कि इंडस्ट्रीज के लिए वेस्ट है टोटली, है ना। इंडस्ट्रीज ने काम कर लिया और ये जो गैसेज है ये एज वेस्ट निकलती है इंडस्ट्री से बाहर, तो निकलती क्या अल्टीमेटली जाते हमारी एयर में और एयर पॉल्यूशन होता है। तुम दिल्ली का एग्जांपल देख लो भाई, दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एयर। तुम समझ रहे हो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज के आसपास आती है दिल्ली, ठीक है, तो वो एयर पॉल्यूशन के कारण ही। अब इसके स्टेप्स टू कंट्रोल क्या है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, हम देखो सिंपल है, कहने की बात बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हम देख लेते हैं, हमको पढ़ना है, हमको एग्जाम में नंबर लाना है। तो स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। पर प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ऑयल और गैस महंगा होता है एज कंपेयर टू कोल, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉज बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो भाई ये जो वेस्ट होता है हम पानी के अंदर ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इन द रिवर्स, तो जितने भी केमिकल वगैरह होते हैं पानी के अंदर वो सब ऐसे डिस्चार्ज करते हैं, तो पानी गंदा हो जाता है, हमारी नदियां गंदी हो जाती है। इसके क्या स्टेप्स टू कंट्रोल है, मिनिमाइजिंग द वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। मतलब जो पानी हम मतलब जिस पानी को हम डिस्कार्ड करने वाले, जिस पानी को हम वाटर बॉडीज के अंदर फेंकने वाले, उस पानी को रिसाइकल करके वापस से रीयूज कर लो, उसको प्योरीफाई करके, वो एक चीज है। फिर थर्मल पॉल्यूशन ऑकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स। जब वो जो गर्म पानी होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे गंदी गैसेस वगैरह होती है, डिसॉल्व, ये सब चीजें होती है, जब हम उनको डायरेक्टली पानी के अंदर छोड़ देते हैं, रिवर के अंदर, बिना ट्रीट किए, बिना उसको ठीक किए, तो थर्मल पॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसका क्या है, ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग देम टू रिवर्स। ऑब्वियसली बात है, जब बिना ट्रीट के अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि पानी को ट्रीट करके, पानी को ट्रीट करना मतलब कि उसको प्योरीफाई करना, थोड़े बहुत उसमें से केमिकल्स वगैरह हटा देना, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन कॉज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है, तो धम 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 होता रहता है, कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत आवाजें होती है, जब भी बोरिंग खुद रही होती है तो पूरी कॉलोनी के लोगों की नींद जो है वो खराब हो जाती है, तो ये नॉइज पॉल्यूशन है। इसका क्या स्टेप्स टू कंट्रोल है, नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल शुड बी यूज वेयर पॉसिबल, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज है वहां पर नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल हो, साउंड प्रूफ करने वाला मटेरियल हो, ताकि उनकी आवाज अंदर ही रहे, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, हम कुछ पीवाईक्यूज के क्वेश्चन कर लेता हूं और फिर हम वापस से कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन में तुमको 5 बता देता हूं, बाकी तुमको डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स हैं वो देखने को मिलेंगे और उन नोट्स के अंदर तुमको ज्यादा चीजें डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। तो मेक श्योर कि तुम उन नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखो, क्योंकि उसके अंदर तुमको बहुत सारे पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। तो पढ़ले की वेबसाइट पे जाओ और हम बहुत जल्दी एक नई चीज बनाने, बहुत रेवोल्यूशनरी चीज होगी जिससे तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। बट फॉर नाउ पढ़ले की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर तुमको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे और उन चैप्टर के जो नोट्स है उसके एंड में तुमको बहुत सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, जिनके मैं 4-5 अभी करा देता हूं थोड़ा एग्जांपल के लिए। बाकी अगर तुमको ज्यादा देखना है तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके वो डाउनलोड कर सकते हो या फिर पढ़ले की वेबसाइट पे जाके वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो हम कुछ इंटरेस्टिंग से पीवाईक्यूज कर लेते फटाफट 2-3-4, ठीक है। तो सबसे पहला है कि व्हाई आर शुगर मिल्स कॉन्सेंट्रेटेड इन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज। भाई बहुत सिंपल सा, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है, मतलब ये तो बिल्कुल लॉजिकल वैसे ही है जैसा हमको देखना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज में इसलिए ताकि शुगर केन पास के पास में हो, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड, शुगर केन इज बल्की एंड पेरिशेबल। तो पहली बात तो ये है कि बल्की है, दूसरा पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब कि टाइम के साथ खराब हो जाता है, ऐसा नहीं कि तुम रखे रहना तो 1 साल तक भी यूज कर सकते हो, समय के साथ वो खराब हो जाता है। और दूसरी चीज बल्की है, वो ऐसा नहीं कि इजीली हम उसको जेब में डाल के लेके जा सकते हैं, तो ये रीजन है। दूसरा, इसको लंबी डिस्टेंस पे इसलिए ले जा सकते हैं क्योंकि सुक्रोज कंटेंट ड्राइज अप फास्ट। जो हमारा मेन कंटेंट जो हमको चाहिए शुगर प्रोड्यूस करने के लिए वो जल्दी सूख जाता है, तो हमको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको यूज करना होता है। तो जैसे हमने हार्वेस्ट किया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हमको उसको यूज करना होता है, इसलिए उसके पास में होता है। फटाफट अगला, एनालाइज द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बेसिक सिंपल चीज है, इससे क्या क्या 3-4 पॉइंट्स हमारे पास में, तो 2 पॉइंट वाइज लिख दोगे तो 3 नंबर में तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। क्रिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट की एक ज्यादा चीज होती है, मतलब कि जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है उसके लिए, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट ना हो, इसलिए एक सेकेंडरी या फिर एक ऑल्टरनेटिव अर्निंग बन जाती है लोगों के लिए। दूसरा, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स होते हैं उनकी सैलरीज थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फार्मर्स, ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा मतलब एज कंपेयर टू एग्रीकल्चरल लेबर्स, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। सपोर्ट टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, ये सारी चीजें हमारे एग्रीकल्चर के लिए ही इंपॉर्टेंट है भाई। एक तरीके से डीजल भी अगर हमारे पास में, तो डीजल एग्रीकल्चर में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे भैया कि पानी, पौधों को पानी के बजाय डीजल पिला दे, ऐसा नहीं होता, पर जो पौधे उग रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक की जरूरत है और ट्रक को डीजल की जरूरत है, तो अल्टीमेटली डीजल इंपॉर्टेंट चीज होगी, ठीक है। क्लासिफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो एग्रो बेस्ड होती है, मिनरल बेस्ड होती है। ये डिफरेंट कैसे हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन यहां पर दे रखा है। एग्रो बेस्ड जो है जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, और मिनरल बेस्ड जिनका रॉ मटेरियल हमको मिनरल से मिलता है, ठीक है। इसके एग्जांपल टेक्सटाइल, कॉटन, जूट, ठीक है,
सॉरी कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, ये सारी इंडस्ट्रीज, रबर, शुगर, कॉफी, टी, एडिबल ऑयल, ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। बाकी ये सारी आयरन, स्टील, सीमेंट, मशीन, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारी इसमें आ गई। पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो इट प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, तो इसके कारण हमारे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है और क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाता है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, तो जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए वो सारे ये लाके देता है। इट इज इंश्योरिंग इक्वलिटी ऑफ इनकम, वेल्थ एंड दस अ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। इट एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो छोटी इंडस्ट्रीज का भी ये ध्यान रखता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। वैल्यू चेन मतलब कि खुद ही अपनी चेन कंप्लीट कर देता है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 14% अपने इंडस्ट्रियल मतलब जो मेन प्रोडक्शन होता है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। इट एम्प्लॉयज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आफ्टर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा लोग जो एम्प्लॉयड है, 35 मिलियन पीपल डायरेक्टली जो एम्प्लॉयड है वो हमारे इसके अंदर है, ठीक है। किसके अंदर है भैया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इट शेयर्स इट्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, इट इज सिग्निफिकेंट है 24.6%, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो 24.6% हमारे पास सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4% जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन, दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट है इन द वैल्यू चेन, ठीक है। तो रॉ मटेरियल से हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो यार ये कुछ 2-3 पीवाईक्यूज हमने किया। अब तुमको ज्यादा पीवाईक्यूज देखना है तो तुमको पढ़ले के जो नोट्स है वो तुमको देखने को मिल जाएंगे। बट दैट बीइंग सेड, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मेक श्योर कि तुम कॉन्कर बैच के अंदर एनरोल कर लो, ताकि तुमको फ्री में ये सारे फीचर देखने को मिल जाए, जैसे कि लेक्चर स्लाइड, चैप्टर टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एड फ्री एक्सपीरियंस और एक प्रॉपर पढ़ने का माहौल तुमको वहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें इधर उधर की अवेलेबल है, वहां पर सिर्फ पढ़ने की चीजें अवेलेबल है, जो कि डाउटनेट की ऐप के ऊपर अवेलेबल है फॉर टोटली फ्री। डिस्क्रिप्शन में तुमको उसके लिंक देखने को मिल जाएगा। दैट बीइंग सेड, अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो। 300 के सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है, जो कि हम एग्जाम से पहले अचीव करना चाहते हैं। तो दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।